हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पर्सन की डिफिनेशन को। ओके, देखिए पर्सन की डिफिनेशन क्या दिया गया है और यह दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दिया गया है। पर्सन, द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। जब हमने लेवी ऑफ इनकम टैक्स की डिफिनेशन देखे थे तो उसमें क्या गया था कि इनकम टैक्स से लेवी किया जाता है ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो आज पर्सन की डिफिनेशन देख लेते हैं। टोटल इनकम की डिफिनेशन हमने देख ही लिया है, फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए पर्सन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, और इनकम टैक्स एक्ट में जो पर्सन की डिफिनेशन दी गई है वो बहुत ब्रॉड डिफिनेशन दिया गया है। जैसे अगर एक लेमैन की अगर बात हम करें तो वह पर्सन क्या समझेगा? पर्सन मीन्स इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, लेकिन यहाँ पर पर्सन में केवल ह्यूमन बीइंग को शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स, और इसी तरह हमारा है लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सभी पर्सन की डिफिनेशन में कवर किए जाएंगे। आइए वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर्सन की डिफिनेशन में दे भी दिया गया है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल के बारे में हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ बताया गया है द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली ए नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल मीन्स ओनली ए नेचुरल पर्सन, यानी जिसका जन्म होता है और जो मरता है उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। ठीक, इट इंक्लूड्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और इंडिविजुअल में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों शामिल किए जाएंगे, वेदर माइनर और अनसाउंड। यानी अगर कोई मेल है या फीमेल है, अगर वह माइनर है तो भी उसे हम इंडिविजुअल की डिफिनेशन में कवर कर लेंगे, यानी वो पर्सन माना जाएगा। अगर कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड, पागल, मेंटल है, तो क्या उसे भी पर्सन हम मानेंगे? हाँ, उसे भी पर्सन कहेंगे। और वो किस कैटेगरी में जाएगा? इंडिविजुअल की कैटेगरी में जाएगा। इन केस ऑफ डिसेज्ड पर्सन असेसमेंट वुड बी मेड ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है तो कहा गया उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके बिहाफ पे उसका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक, HUF is treated as a separate entity for the purpose of assessment। ठीक, ये सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। सेपरेट एंटिटी जैसे अगर हम पार्टनरशिप फर्म देखते हैं तो जो उसके पार्टनर होते हैं, ठीक, और जो उसके पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर टैक्सेबल हो रही है, पार्टनरशिप फर्म के इनकम के ऊपर अगर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, तो क्या पार्टनर की इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा? इनकम टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई और बिजनेस कर रही है और हो सकता है उसका जो पार्टनर है उसका खुद का अपना कोई प्रोफेशन हो, तो उस प्रोफेशन से अगर कोई उसको इनकम अर्न होगी तो क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी? इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी। ठीक, तो इसी तरह ये अगर एक ज्वाइंट फैमिली है, तो अगर ज्वाइंट फैमिली मिलकर ज्वाइंट फैमिली की जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी से या बिजनेस से अगर इनकम अर्न होती है तो टैक्सेबल किया जाएगा HUF के हैंड में, न कि इंडिविजुअल के हैंड में। अगर उस HUF का कोई मेंबर है, अगर वह
अपनी स्किल से या अपने प्रोफेशन से या अपने के खुद के बिजनेस से कोई इनकम आउट करता है तो वह उसके इंडिविजुअल के लिए में टैक्सेबल माना जाएगा। ओके, एचयूएफ डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ, और एचयूएफ होता क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। एज ए फैमिली, एचयूएफ मीन्स फैमिली ही होता है, ठीक है, which consists of all males lineally descended from a common ancestor and includes their wives and daughters। ठीक, यहाँ देखिए हिंदी में दे दिए हैं, एचयूएफ को हिंदू कानून के तहत एक परिवार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सभी पुरुष मूल रूप से एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं और उनमें उनकी पत्नियां और बेटियां भी शामिल की जाती हैं। इसको और क्लियर समझने के लिए यहाँ समझिए, देखिए यह क्या है, यह इनके पूर्वज हैं मिस्टर ए, ये क्या है पूर्वज हम मान लेते हैं मिस्टर ए है, इनके 3 सन्स हैं, 3 बेटे हुए, कौन कौन, एक्स वाई जेड, 3 बेटे हुए, और जो इनका बेटा मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स की वाइफ होगी मिसेज एक्स, ठीक, तो ये अगर हम सपोज लीजिए कि अगर एक्स वाई जेड लिखे हैं तो उनका मिस्टर एक्स वाई जेड है और उनकी मिसेज भी उनके साथ है, ठीक, और फिर इन मिस्टर एक्स के एक लड़की हुई है, हम मान लेते हैं सी है, ठीक, फिर इसी तरह जो मिस्टर एक्स हैं इनके 2 बच्चे हुए, ठीक, और इनके 2 बच्चे हुए, इनके 2 वैसे ये क्या है, ये सभी एक ही वंशज के व्यक्ति हैं, ठीक, एक ही वंशज के हैं, तो इन्हें क्या हम एचयूएफ मानेंगे, हाँ एचयूएफ इसको हम कहेंगे। और एचयूएफ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अभी फिलहाल ये एक ही एचयूएफ है, लेकिन इस एचयूएफ में भी कई एचयूएफ छिपे हुए हैं। अगर सपोज करिए कि अभी ये सभी इनकी जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसका अभी क्या हुआ है, पार्टीशन नहीं किया गया है, पार्टीशन नहीं किया गया है, इसका मतलब है यह सभी एक रूप से, एक संयुक्त रूप से मिलकर रह रहे हैं, तब तो उन्हें हम एचयूएफ कहेंगे। लेकिन सपोज करिए कि ये जो मिस्टर जेड हैं वह इस मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, पार्टीशन करा लेते हैं, अपना बंटवारा करा लेते हैं, तो इन्हें यह क्या है कि इतनी तो एक अलग एचयूएफ मानी जाएगी, और यह मिस्टर जो जेड हैं इनकी जो संतानें हैं और वो हैं उनको मिलाकर एक अलग एचयूएफ माना जाएगा, ठीक। और अब मिस्टर जेड की जो प्रॉपर्टी है, अब अगर इस प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन करा लिया जाता है, मान लीजिए इनके इस बेटे के द्वारा, तो ये क्या हो गया, ये एक अलग एचयूएफ बनेगा, और यहाँ से एक ये अलग एचयूएफ है, ये अलग एचयूएफ है, ठीक। तो इस तरह से एचयूएफ क्या करता है, वर्क करता है। और यहाँ पर सिर्फ सन्स की बात नहीं की जाती है, डॉटर्स की भी बात की जा रही है, ओके, डॉटर्स और वाइफ, उनकी वाइफ, लेकिन वाइफ जो होती है वो जो प्रॉपर्टी होती है, या हम ये कह सकते हैं जो उनकी वाइफ होती हैं वो इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं करा सकती है, ओके, पार्टीशन नहीं करा सकती है। यहाँ देखिए दिया गया है, ए हिंदू को पार्सनरी इंक्लूड्स दोज पर्सन हु एक्वायर एन इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ, और इनके ये जो प्रत्येक मेंबर है ना, प्रत्येक मेंबर है ना, इसे हम क्या कहेंगे, को पार्सनरी करते हैं। हम यहाँ पर मेंबर नहीं कहेंगे इन्हें हम कहेंगे को पार्सनरी, क्योंकि ये क्या करेंगे, पार्टीशन करवाने वाले हैं इस प्रॉपर्टी में, एचयूएफ की प्रॉपर्टी में, इसलिए हम इन्हें कहते हैं को पार्सनरी, ओके। लेकिन जो इनकी वाइफ होती है वो को पार्सनरी नहीं होती है, क्योंकि वह क्या है,
वह उन्हें क्या है, बाय बर्थ इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है, उनकी शादी हुई है तब वहाँ ये आई है, तब जाकर यहाँ इस फैमिली के वो मेंबर बने होते हैं, इसलिए हम उन्हें को पार्सनल नहीं करते हैं। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, यहाँ देखिए ये जो एचयूएफ है, ठीक, एचयूएफ है, एचयूएफ की एक या क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंट रिसीव्ड होगा तो यह किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, एचयूएफ के हैंड में टैक्सेबल होगा या इंडिविजुअल के हैंड में, एचयूएफ के हैंड में, क्योंकि यह एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ठीक, ये सभी की प्रॉपर्टी ये है, सभी प्रॉपर्टी, किसी एक प्रॉपर्टी नहीं, ये सभी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे हम एचयूएफ के हैंड में टैक्सेबल करेंगे इसकी इनकम को। लेकिन इसी एचयूएफ का ए मेंबर है मिस्टर ए, जो कि ए है, ये मिस्टर ए है, इसी एचयूएफ के मेंबर है, इनकी खुद की अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी है, खुद की अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो इस हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंट मिलेगा उन्हें तो यह किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, एचयूएफ के हैंड में टैक्सेबल होगा या इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल होगा, या इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल किया जाएगा, क्योंकि इनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। अब सपोज करिए इस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है 10 लाख रुपीज, जिस पर एचयूएफ ने टैक्स का पेमेंट कर दिया। इस 10 लाख रुपए में सपोज करिए मान लेते हैं 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स का पेमेंट किया गया है एचयूएफ के द्वारा, और अब इनकम जो बची है आफ्टर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम बची है 8 लाख रुपीज, और इस 8 लाख रुपीज का को पार्टनर में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो सपोज करिए इस 8 लाख रुपीज में 2 लाख रुपए इनका हिस्सा बनता है मिस्टर ए का, तो क्या मिस्टर ए इस 2 लाख रुपीज पर इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में कहा गया है, इनकम टैक्स में एक बात बताई गई है कि एक ही इनकम 2 बार टैक्सेबल नहीं की जा सकती है किसी भी हाल में। तो अगर इस इनकम पर 2 लाख रुपीज पर पहले ही ऑलरेडी एचयूएफ ने टैक्स दे दिया है, इनकम टैक्स दे दिया है, तो क्या मिस्टर ए दोबारा उस पर टैक्स देंगे, नहीं देंगे, ठीक। यानी एचयूएफ की तरफ से जो इनकम दिया जाता है उनके मेंबर्स या को पार्टनर को, वह टैक्सेबल जो वो इनकम जो होती है फुली एग्जम्प्ट होती है इन द एंड ऑफ को पार्टनर। ओके, नेक्स्ट, The relation of a HUF does not arise from a contract, यानी HUF का जो रिलेशन होता है वह कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में रिलेशन कैसा बनता है पार्टनरशिप का, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनता है, ठीक। लेकिन HUF में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रिलेशन नहीं बनता है, यह बाय बर्थ बनता है, ठीक है। बट अराइज फ्रॉम स्टेटस मीन्स बाय बर्थ बनता है यहाँ पर रिलेशन। अगर एक एचयूएफ में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म के समय ही उस एचयूएफ का क्या हो जाता है, वो पार्टनर बन जाता है, उसे उस एचयूएफ की प्रॉपर्टी में पार्टीशन कराने का अधिकार मिल जाता है। ओके, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जन इंडिविजुअल्स फैमिली एंड सिक इंडिविजुअल फैमिलीज आल्सो बी एसेड एज एचयूएफ। और कहा गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैन फैमिली, जैन अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ देखिए अनडिवाइडेड फैमिली को ही हम एचयूएफ मानेंगे। डिवाइडेड अलग अलग अगर डिवाइड कर दिया जाए फैमिली को तो वहां पर वो तो इंडिविजुअल का केस आ जाएगा ना, ठीक। सिक अनडिवाइडेड फैमिली आल्सो बी एसेड एज एचयूएफ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया हिंदू लॉ में 2 स्कूल है, 2 स्कूल है, एक दया भाग स्कूल है, एक मिताक्षर स्कूल है। दया भाग स्कूल क्या करता है, दया भाग स्कूल क्या करता है कि जैसे ही कोई मेंबर जन्म लेता है, कोई बेटा या बेटी एचयूएफ में जन्म लेती है तो उसे तत्काल उस एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलता है, मीन्स पार्टीशन कराने का अधिकार नहीं मिलता है। देखिए आगे दया भाग में आगे दया लिखा है, मीन्स कि अगर कोई
न्यू बोर्न शिशु जन्म ले रहा है, सन या डॉटर जन्म ले रहा है उस एचओएफ में, तो उस एचओएफ की प्रॉपर्टी में उसे पार्टीशन कराने का कोई अधिकार नहीं है तब तक कि उस एचओएफ का जो मुखिया है उसकी डेथ ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु होने के बाद वह उस प्रॉपर्टी में अधिकार होता, राइट्स एक्वायर कर लेता है पार्टीशन कराने का। ठीक, और यह दया भाग इसमें पाया जाता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। यहाँ वेस्ट बंगाल एंड आसाम के इलाकों में यह पाया जाता है। ओके, और वेस्ट बंगाल आसाम को छोड़ दिया जाए तो होल इंडिया में क्या पाया जाता है, मिताक्षरा स्कूल। रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। मिताक्षरा स्कूल का मतलब क्या है, देखिए आगे यहाँ पर मिताक्षरा मतलब मित्र, यहाँ कुछ दिख रहा है मित्र, मित्र मतलब बराबर का हिस्सेदार। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई शिशु जन्म लेता है इस एचओएफ में, तो जन्म के समय ही उसे एचओएफ की प्रॉपर्टी में राइट्स मिल जाता है, उस प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है, चाहे तो उस प्रॉपर्टी का वो पार्टीशन करा सकता है, जन्म के समय ही करा सकता है। ये हमारे दो स्कूल हैं हिंदी बोर्ड की। कंपनी, नेक्स्ट पर्सन है कंपनी। कंपनी कंपनी के बारे में हम लोगों ने कंपनी एक्ट में डिस्कस किए हैं, लेकिन जो डिफिनेशन कंपनी एक्ट में बताया गया है ना, वहां से यह डिफिनेशन जो है बहुत बड़ी ब्रॉड डिफिनेशन है कंपनी की। कंपनी में कहा गया है, कंपनी एक्ट में जो कंपनी के बारे में बताया गया है वो तो कंपनी है ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंपनी में शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से शामिल किया जाएगा, कहा गया एन इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट में। ठीक, वो शामिल होगा कंपनी में। और कहा गया एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी है जो कि जिसकी स्थापना आउटसाइड इंडिया की गई है और वह बिजनेस कर रही है इन इंडिया में, उसे भी हम कंपनी मानेंगे। एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी विच इज एसेसिबल और वाज एसेट एज ए कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 और फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1/4/1970 अंडर द प्रेजेंट एक्ट। कहा गया 1/4/1970 के पहले कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बॉडी हो, अगर उसका असेसमेंट एक बार एज एक कंपनी कर दिया गया होगा तो उसे हम कंपनी ही मानेंगे। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, दूसरे कोई पार्टनरशिप फर्म है 1/4/1970 के पहले उसको एज एक कंपनी उसका असेसमेंट किया गया है, तो फिलहाल उसको हम कंपनी ही मानेंगे। ठीक है, और एज ए कंपनी मानकर उसका असेसमेंट करेंगे। कहा गया फर्स्ट पॉइंट एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन which is declared by a general or special order of the CBDT to be a company for such assessment year as may be specified in the CBDT orders। कहा गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एसोसिएशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक, किसी फर्म को अगर स्पेशल पर्पस के उद्देश्य से अगर उसे एज एक कंपनी ट्रीट करती है तो उसे कंपनी माना जाएगा। ठीक है, क्लासेस ऑफ कंपनी, कंपनी दो तरह की होती है हमें पता है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। डोमेस्टिक कंपनी कौन होती है, कहा गया एक इंडियन कंपनी ऑलवेज एक डोमेस्टिक कंपनी, एक इंडियन कंपनी जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। ठीक, लेकिन इसके बाद फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। किस केस में, कहा गया कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। अगर एक कंपनी फॉरेन कंपनी है, अगर उसकी कोई इनकम इन इंडिया में टैक्सेबल होती है एज ए इनकम टैक्स,
टैक्सेबल होती है, और उस इनकम पर उस क्या होती है, वह डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है इन इंडिया में कि हम अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड देंगे, और उस इनकम पर वह क्या करेगी, इनकम टैक्स भी पे कर रही है, तो उसे हम मान लेंगे कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक। और फॉरेन कंपनी वह है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, यानी डोमेस्टिक कंपनी को छोड़कर जो भी कंपनी आएंगी वो फॉरेन कंपनी कही जाएंगी। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। यानी फर्म में दो तरह की आएंगी फर्म, वो एक वह फर्म आएगा जो एज डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक, और दूसरा हमारा हो जाएगा LLP, यहाँ पर हमारा LLP आ जाएगा, ठीक। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब होता है जिसे पर्सन होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, और फर्म हो गई, कंपनी हो गई, और एचओएफ हो गया, ये सभी मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं कॉमन पर्पस से। कॉमन पर्पस क्या होता है कि कोई बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे, ठीक। बट पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं है, यानी जो पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मिसिंग होती है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप हो जाएगा कि दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर एक क्या मतलब एक फर्म बनाते हैं, किस उद्देश्य से कि हम कोई बिजनेस करेंगे और इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसे हम आपस में प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिवाइड कर देंगे आपस में, ठीक। ये हो गया पार्टनरशिप फर्म। लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, उद्देश्य होता है लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पार्टनरशिप की वो यहाँ पर मिसिंग होती है, इसलिए हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन करते हैं। पर्सन्स का मतलब यहाँ पर्सन्स में हमारे फर्म, एचयूएफ, इंडिविजुअल, कंपनी कुछ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स क्या, ह्यूमन बीइंग। हमने क्या देखा, इंडिविजुअल्स मीन्स ओनली ए नेचुरल पर्सन, यानी यह एक नेचुरल पर्सन का एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक। इन्होंने क्या मिलकर, तीनों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन किस लिए, कि हम कोई बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगी उसको हम आपस में बांटेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर भी पार्टनरशिप नहीं है, मीन्स पार्टनरशिप में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग होती है, कुछ नहीं हो पाई जाती हैं। लोकल अथॉरिटी का मतलब यह है कि जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा यह संचालित की जाती है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो कि लोकल एरिया पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो इनको भी कहा गया है कि इनको भी हम पर्सन की डिफिनेशन में कवर करेंगे। और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहा गया, जो हमने पढ़ा है ना अभी, जितने 6 टाइप्स के पर्सन को पढ़ा है ना, उसमें जो नहीं कवर होंगे उनको हम यहाँ कवर कर लेंगे। रेसिडुअरी यह हमारा है।